अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशिर चौधरी और आप देख रहे हैं एमके स्मार्ट सॉल्यूशन। आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल क्लियर योर कंसेप्ट फ्रॉम बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल। मतलब कि एमके स्मार्ट सॉल्यूशन का विजन है कि हमने मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक जितनी भी केमिस्ट्री है तमाम को डिजिटलाइज करना है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड और लास्ट पॉइंट के लिए, Periodicity of properties in periodic table। Periodicity of properties in periodic table में हम किस चीज को डिस्कस करना चाहेंगे? In chemistry, periodicity referred the repeating trend of elements of periodic table। मतलब कि एलिमेंट्स जितने भी पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं वो इस अंदाज से अरेंज किए गए हैं कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक रिपीटिंग ट्रेंड को फॉलो कर रही होती हैं। अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? such as atomic radius, shielding effect, ionization energy, electron affinity, electronegativity और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन इस स्टैंडर्ड में हम इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इन केमिस्ट्री periodicity refers repeating trend in elements properties on the periodic table। अब हम सबसे पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द रेडियस ऑफ एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल। न्यूक्लियस और सबसे एंड वाला जो शेल होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का, उसके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं। आप इसको डायग्राम में देख रहे हैं कि जो सेंटर में बिल्कुल ये जो प्लस साइज है, यहाँ से न्यूक्लियस से लेके जो बिल्कुल ये एक्सटर्नल शेल है, मतलब आउटर शेल है, वैलेंस शेल कह सकते हैं हम इसे, यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस है इसको हमने एटॉमिक रेडियस से रिप्रेजेंट कर दिया। एटॉमिक रेडियस तो ये हो गया द हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर शेल या वैलेंस शेल। अब इस पूरे एटम का जो सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल, इस पूरे को हम डायमीटर कहेंगे। तो इस पूरे डायमीटर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एटॉमिक साइज के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं द हाफ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर इलेक्ट्रॉन शेल आर नोन एज एटॉमिक रेडियस एंड होल डायमीटर ऑफ द एटम इज नोन एज एटॉमिक साइज। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। एटॉमिक साइज ही मतलब एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? इन जनरल एटॉमिक साइज रिड्यूस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं, पीरियड की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड। यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक। तो आप देख रहे हैं कि लिथियम से लेकर नियॉन तक एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा है, एटम का साइज रिड्यूस हो रहा है। इसकी वजह क्या है वो बाद में देखते हैं। And increases down the group when we move from top to bottom in the periodic table। जब हम top to bottom मूव करते हैं ना, हमने ग्रुप्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि in the periodic table the vertical columns are known as the groups। जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में, जैसे ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक मूव कर रहे हैं, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह क्या है? पीरियोडिक ट्रेंड तो हमने देख लिया। व्हेन वी मूव फ्रॉम द पीरियड एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा है, व्हेन वी मूव इन ग्रुप्स देन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अब वजह क्या, रीजन क्या है? एन एटम गेट लार्जर एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेस, therefore the radius of the atom increases as we move down the group। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना, तो एटम टू एटम जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो जो वैलेंस शेल है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं, जिस वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है। तो टॉप टू बॉटम मूव करें तो एटॉमिक साइज तो इंक्रीज हो रहा होता है। इसकी मेन वजह क्या है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हो तो बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी हैं जिन पे इफेक्ट हो रहा होता है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इफेक्ट हो रही होती हैं एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से, एंड वाइस वर्सा। और बिल्कुल इसका ऑपोजिट केस है जब हम पीरियड में मूव करते हैं, मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पीरियड में कि लिथियम से नियॉन तक जब हम मूव कर रहे हैं पीरियड में, तो एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा है। एटॉमिक साइज रिड्यूस होने की वजह यह है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो शेल नहीं इंक्रीज होते, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है वो सेम रहता है। पूरे एक पीरियड में एक ही शेल को डिस्कस किया जा रहा होता है। लेकिन इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इन द सेंट्रल
मतलब कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे होते हैं। जब एक ही शेल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हो, इसका मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे होते हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो साइज कम हो जाता है। जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज एक कंडीशन में रहता है ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। नंबर ऑफ वैलेंस शेल एक ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन एटॉमिक साइज रिड्यूस क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड में मूव कर रहे होते हैं ना, द एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा था ड्यू टू इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन आल्सो इंक्रीजेस, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस इन द न्यूक्लियस, दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो आपको समझ आ गई होगी, जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, और व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द एटॉमिक साइज रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं उसे, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से जो साइज है एटम का वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द स्मॉलर द एटॉमिक रेडियस मोर इन्फ्लुएंसेस द न्यूक्लियस ऑन रिएक्टिविटी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि एटम का साइज जितना छोटा होगा एटम उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। The smaller size atom react more effectively and the greater size atom reactivity power is reduced due to increase in atomic size। पहले हमने बात की एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के लिए इन नॉर्मल एलिमेंट्स, मतलब कि हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए डिस्कस किया तमाम जो ट्रेंड था कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या रोल प्ले करता है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या किरदार, किस तरह मूव करता है एटॉमिक साइज। द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर स्लाइटली डिफरेंट। थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है ट्रेंड जो ना एटॉमिक साइज का। तो नॉर्मल एलिमेंट्स की निस्बत ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एटॉमिक साइज का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है नॉर्मल व्यू से। इन द केस ऑफ पीरियड में मूव करते हैं, द साइज ऑफ फर्स्ट रिड्यूस और कॉन्ट्रैक्ट देन देयर इज इंक्रीज इन इट। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज वो पहले रिड्यूस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि पहले नॉर्मल एलिमेंट्स में हो रहा होता है, देन देयर इज इंक्रीज इन इट, फिर एटॉमिक साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है या कांस्टेंट हो जाता है। When we move from left to right in fourth period, जब left to right मूव करते हैं चौथे पीरियड में, the atomic radius gradually decreases from scandium to chromium, but from chromium to copper it nearly remains same। जब हम फोर्थ पीरियड को डिस्कस करते हैं, the atomic size gradually decreases from scandium to chromium। scandium से chromium तक तो atomic size जो होता है वो मुसलसल डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन chromium to copper atomic size constant रहता है, सेम हो जाता है, ना वो डिक्रीज हो रहा होता है ना वो इंक्रीज हो रहा होता है। ये जो फ्लक्चुएशन आती है ना, ये वजह है कि एटॉमिक साइज जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंट बिहेव करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है इसकी वजह क्या है, इसका मेन मकसद क्या है? इसकी वजह है डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्व होना। ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं, डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी इफेक्ट कर रही होती है, जिस वजह से जो साइज है वो कुछ स्टेप्स के लिए कांस्टेंट हो जाता है, सेम हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ ग्राफ में देख रहे हैं, कैंडियम से क्रोमियम तक जो साइज है एटम का वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन क्रोमियम से कॉपर तक जो जितने भी एलिमेंट है ना पूरे पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट के, उनका साइज स्लाइटली कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि टोटली कांस्टेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है उनका साइज, और देन उनका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा था। ये ग्राफ भी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डी ऑर्बिटल किस तरह अपनी इन्वॉल्वमेंट को जाहिर कर रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं शील्डिंग इफेक्ट क्या है। शील्डिंग इफेक्ट कह लें या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह लें, एक ही बात है। द प्रोसेस और द फिनोमेनॉन अकर व्हेन द न्यूक्लियस रिड्यूस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल। न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम हो जाना ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन, जितने भी इनर शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम
हो जाना है, इस प्रोसेस को शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। हमने बात की है डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस और द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। एज द रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जब इनर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो लेस न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहा होता है देन दैट ऑफ द एक्चुअल चार्ज, बनिस्बत उसके के जो न्यूक्लियस का असल चार्ज है। डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स को हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। उस फोर्स को जो न्यूक्लियस की इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फील कर रहा होता है ना, उस फोर्स को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहे होते हैं। सो सिंपल हम ये भी बात कर सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फील लेस अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस फोर्स को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट को समझने के लिए ऑर्बिटल लेवल पे डिस्कस करें, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हेन इन एस ऑर्बिटल। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होता है ना, मतलब सबसे ज्यादा करीब होता है न्यूक्लियर के, वो तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा होता है न्यूक्लियस की। और जब वो पी ऑर्बिटल में जाता है तो उससे थोड़ी सी कम फोर्स फील कर रहा होता है, और इस तरह सो ऑन, जिसके रिजल्ट में हम ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन पेनिट्रेशन पावर। थस द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज एस ऑर्बिटल गेन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इमिट इट्स इलेक्ट्रॉन, लेस देन एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल गेन less ionization energy and d orbital get much lesser energy than the p orbital. At the end, f orbital has the lowest ionization energy when it want to emit its electron or remove its electron. ये प्रोसेस था आयोनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट के कॉम्बिनेशन का। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड, मतलब कि शील्डिंग इफेक्ट का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है, मतलब पीरियोडिसिटी कैसे इफेक्ट कर रही है, पीरियोडिसिटी क्या परफॉर्म कर रही है शील्डिंग इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पीरियड्स। व्हेन वी मूव टू लेफ्ट टू राइट ऑफ अ पीरियड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ शील्डिंग आल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, सो द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। मतलब कि जब हम पीरियड में डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यहां तक हम पूरे पीरियड को डिस्कस करते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है, जिसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे होते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन आल्सो इंक्रीजेस। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि साइज रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है एटम का, जिस वजह से शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। जब न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है तो साइज रिड्यूस होगा, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा, जिस वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, डिक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स में क्या रोल प्ले कर रहा है शील्डिंग इफेक्ट। व्हेन वी मूव टू टॉप टू बॉटम ऑफ अ ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड द strength of shield is also increases due to increase in the number of shells, so the size of atom also increases. जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज तो इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज जितना मर्जी बढ़ जाए, लेकिन शेल के इंक्रीज होने की वजह से जो इफेक्ट है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स का वो बढ़ता है, जिस वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा होता है। इसी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बहुत कम इफेक्ट कर पा रहा होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से, जिस वजह से बहुत आसानी से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। तो हमने सारी बातें डिस्कस कर ली कि पीरियोडिसिटी इफेक्ट क्या है शील्डिंग इफेक्ट का पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियड में हमने डिस्कस किया जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है, और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान है, लेकिन ग्रुप में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही सेम कांस्टेंट शेल में ही इंक्रीज हो रहे होते हैं, वहां शेल इंक्रीज नहीं होता, जिस वजह से टॉप टू बॉटम जाए तो साइज इंक्रीज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने पहले बात
बात की थी शील्डिंग इफेक्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, वहां पे हमने जस्ट ओवरव्यू में गो थ्रू होते हुए नाम पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन अब हम कंसेप्ट पूरे को समझेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम और आयन। यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एटम है या कोई आयन है, हमने थोड़ी अमाउंट या कुछ अमाउंट एनर्जी उसे प्रोवाइड की है, क्या करने के लिए कि उसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है, इमिट करना है, निकालना है। यहाँ पे हमने उसे कुछ एनर्जी प्रोवाइड की और एट द एंड वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का। पीरियोडिक ट्रेंड या पीरियोडिसिटी हम कोई भी बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डील करते हैं पीरियड्स में क्या इफेक्ट करता है। इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। रीजन क्या है? एज द साइज ऑफ एटम रिड्यूस, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, एक ही शेल रहता है तो इस वजह से साइज रिड्यूस हो जाता है एटम का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस की तरफ खींचा जाता है या अट्रैक्ट होता है, इस वजह से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अब देखते हैं ग्रुप में क्या ट्रेंड है। व्हेन वी मूव इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ना किसी भी ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम जैसे ही मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है, कम हो रही होती है। रीजन क्या है? एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू एडिशनल इनर शेल्स। इसमें बात ये कर रहा है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, साइज तो इंक्रीज हो ही रहा है। जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा था। जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो सकती है। जब हम किसी लार्ज साइज के एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाह रहे होंगे तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। So when we move in top to bottom in a group then ionization energy decreases. अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पहले हमने देखा है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने कंसेप्ट पढ़ा था किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिल्कुल ऑपोजिट है आयोनाइजेशन एनर्जी के। देखते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन to the outermost shell of an isolated gaseous atom। जब हम किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंफोग्राफिकली आप देख सकते हैं, हमारे पास कोई सिंपल एक एटम है हाइड्रोजन का और हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी इसमें से, मतलब कि हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जितनी भी एनर्जी इसमें से रिलीज हो रही है उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। और अगर इसी प्रोसेस को रिवर्स कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बजाय आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। जब हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इट मीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम बहुत ही सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन। एनाइन बनाने के लिए एटम की जितनी टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इसको यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो एनर्जी ये रिलीज कर रहा है उसे हम किलोजोल पर मोल में काउंट करते हैं। पीरियड में क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का? इट इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, इट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। एज द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज अपना इफेक्ट बढ़ा रहा होता है, ज्यादा चार्ज शो कर रहा होता है, मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन से पुल कर रहा होता है अपनी तरफ। तो इसका मतलब जब
अब उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और इन द केस ऑफ ग्रुप, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, इट डिक्रीजेस एज द रिजल्ट ऑफ एटम इंक्रीजेस, मतलब कि एटम का साइज बढ़ेगा और इस केस में अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी। और इन द केस ऑफ पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। अगर हम सादे लफ्जों में इस बात को समझने की कोशिश करें, और जब हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब कि एक स्मॉल साइज एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, वो एनर्जी ज्यादा होगी जब एक स्मॉल साइज एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा। लेकिन इन दी केस ऑफ ग्रुप, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो एटम का साइज बड़ा हो जाता है, ह्यूज साइज ऑफ एटम रिलीज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस, कम एनर्जी रिलीज करेगा एटम। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थी, बिल्कुल उसी तरह की एक प्रॉपर्टी है। देखते हैं क्या है। द एबिलिटी ऑफ एटम to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule, मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, जब दो एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल मिले हैं, उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है इन्फोग्राफिकली, हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिल रहे हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो अब क्या हुआ कि जिस एटम की एबिलिटी ज्यादा है शेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, शेयर्ड पेयर है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिस एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उस पे ये साइन आ जाता है पार्शियल नेगेटिव का, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कम होती है तो उस पे पार्शियल पॉजिटिव का साइन आ जाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्पेशली व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड इज अंडर कंसिडरेशन। जब कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हो ना तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी बात की, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो एक मॉलिक्यूल बना है, इसमें जो फ्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बहुत ज्यादा है बनिस्बत हाइड्रोजन के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट इटसेल्फ, तो फ्लोरीन ने बहुत ज्यादा पावर से शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इसीलिए आपने देखा होगा ये क्लाउड जो है फ्लोराइड की तरफ ना बहुत बड़ा क्लाउड बन रहा है और हाइड्रोजन की तरफ क्लाउड छोटा है, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कम है। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है और अपने एक्सटर्नल शेल को या आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट किया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम एज द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बिल्कुल ये भी प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की, जैसे कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थी, आयनाइजेशन एनर्जी थी, बिल्कुल ये भी प्रॉपर्टीज है। अब देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सबसे पहले बात करते हैं पीरियड की। हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शॉर्टर द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थस इंक्रीज द पावर ऑफ अट्रैक्शन। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा ना, जब मतलब कि किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा होती है तो उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या सिंपल बात कर ले कि अगर किसी भी एटम का न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा है तो वो बहुत आसानी से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसी वैल्यू से हम बात करते हैं कि इन मॉलिक्यूलर केस, जब मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के केस में बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयर पेयर होता है। तो जिस एटम की न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा है वो क्या करेगा, शेयर पेयर को अपनी तरफ ज्यादा एबिलिटी से खींचेगा, ठीक है, ज्यादा ताकत से खींचेगा। तो इसके क्या होगा, उस एटम की एबिलिटी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर ज्यादा है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अट्रैक्शन पावर ज्यादा है उस एटम की। जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट पे बिल्कुल एंड पे आता है तो इसकी नेगेटिव पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर बहुत ज्यादा है,
और हाइड्रोजन क्योंकि पीरियड के स्टार्ट में होता है तो इसकी नेगेटिविटी पावर बहुत कम है। इस वजह से जो शेयर्ड पेयर होगा ना इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा किसकी तरफ होगा, फ्लोराइड आयन की तरफ। अब डिस्कस करते हैं ग्रुप में क्या रोल होता है। लोअर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनहांस द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थस डिक्रीज द पावर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि जब न्यूक्लियर चार्ज कम होता है ना, हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज बढ़ रहा होता है। एटम का साइज बढ़ रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो रही है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है। जिस एटम का जो साइज है वो बहुत ज्यादा है, उसका मतलब क्या, उसके अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे उसकी होल्ड जो ग्रिप है वो कम है, तो उसकी अट्रैक्शन पावर कम है। जब लार्ज साइज का एटम होगा तो उसकी अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी। सो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर, न्यूक्लियस की पावर जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। इस केस में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप्स में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, और जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर इंक्रीज हो रही होती है। तो ये वो पूरा कंसेप्ट था जो हमने देखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल इन द इन्फोग्राफिकल फॉर्म। मतलब हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटसेट्रा एटसेट्रा, हम तमाम प्रॉपर्टीज को, तमाम कंसेप्ट को एक सिंगल यूनिट में, एक सिंगल स्ट्रक्चर पे इंफोग्राफिकली स्टडी करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे इफेक्ट कर रही हैं। जैसे कि आपको पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर याद है कि बिल्कुल इस तरह का पीरियोडिक टेबल नजर आता है, लेकिन इस केस में हमने सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिसिटी को डिस्कस करना है, मतलब कि प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है हमारे पास, एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एटसेट्रा। बस ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जिसमें कुछ एडिशन हो गया मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी कि पीरियोडिक टेबल में दो फैक्ट्स हैं, एक ग्रुप्स हैं और दूसरे पीरियड्स हैं। सो हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर तो हम पीरियड में मूव करते हैं, मतलब कि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट होता है। हमने देखा था जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर बढ़ने के साथ साथ शेल नंबर नहीं बढ़ते, कि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं वो शेल सेम रहता है। इस वजह से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े हैं वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा रहा होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्योंकि शेल सेम होता है तो वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें जकड़ लेते हैं और ज्यादा पावर से होल्ड कर रहे होते हैं, ग्रिप कर रहे होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि साइज रिड्यूस होने शुरू हो जाता है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन द पीरियड तो आप देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। और जब हम मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, लेकिन विद देम नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते हैं। जो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो इनर शेल ज्यादा हो जाएंगे, और इनर शेल ज्यादा होते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा होता है। मतलब कि रिड्यूस द न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स एट द एक्सटर्नल, एट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो वो रिड्यूस कर देता है। सो इस वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हमने उस तरह बात कर ही ली है तो हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं। जब शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं शेल के ना, तो इस वजह से न्यूक्लियर पावर और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसमें कमी आना स्टार्ट हो जाती है, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। और बिल्कुल उसी तरह लेफ्ट टू राइट पीरियड में देखते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं लेकिन न्यूक्लियर पावर इंक्रीज हो रही होती है, जिस वजह से साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा होता है। इस वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की,
क्योंकि हमने दोनों फैक्टर को डिस्कस कर लिया, एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट, इस वजह से हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं तो एटॉमिक साइज कम हो रहा होता है, तो न्यूक्लियर पावर मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीज। दिस इज द रीजन आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस इन पीरियड। जब हमने पीरियड में मूव करने और हमने आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन किया था कि द पावर ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम और आइसोलेटेड गैसियस एटम। सो हम बात करेंगे कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं जहां पे एटॉमिक साइज बहुत छोटा है एट द एंड, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। इन द सेम केस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। क्योंकि जब हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम इन ग्रुप में तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम आल्सो इंक्रीजेस। साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है तो इनर शेल इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से बहुत आसानी से हम किसी भी एटम में, मतलब ह्यूज साइज के एटम में आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया है, इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल एक क्वालिटी है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करती है आयनाइजेशन एनर्जी के। आयनाइजेशन एनर्जी में हमने अभी बात की है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है किसी भी गैसियस एटम से, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है किसी भी गैसियस एटम में। तो जब हमने बात की ग्रुप्स और पीरियड के केस में, तो वो सारे के सारे प्रोसेस को हम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन पीरियड तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या चीज है, हमने बात की थी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एडेड टू एन गैसियस आइसोलेटेड एटम। यही रीजन है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो साइज स्मॉल होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टू अट्रैक्ट देमसेल्फ इज आल्सो इंक्रीजेस। मतलब कि कोई बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से ज्यादा पावर से अपनी तरफ ग्रैब करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से जब बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड एटम में पीरियड के ड्यूरेशन में या पीरियड के ट्रेंड में ऐड होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर इंक्रीजेस विद द पीरियड मूवमेंट। और बिल्कुल जब हम इसकी बात ग्रुप्स में करते हैं तो इलेक्ट्रो अफिनिटी डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, न्यूक्लियर पावर कम हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है वो कम होती है। इस वजह से जब हम ग्रुप्स में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि जब ग्रुप की शक्ल में हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज ऑफ एटम इज ह्यूज। जब ह्यूज साइज एटम में हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मिनिमम अमाउंट होती है एनर्जी की जो रिलीज होती है। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत मेजर फैक्टर है, बहुत ही अहम पॉइंट है कि ये बिल्कुल सिमिलर है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह। जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। कैसे? द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजेस बट द नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट इन द पीरियड। इन द केस ऑफ पीरियड द नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 1 2 3 4 एटसेट्रा 118। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस टुवर्ड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिफाइन किया था? हमने कहा था द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से एक पेयर बनाता है, बॉन्डिंग बनाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग में जो शेयर पेयर बनता है ना, तो जो एटम उस शेयर पेयर को ज्यादा पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या सिंपल कह लें जो न्यूक्लियस उस शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, तो समझे उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जैसे हमने इस केस में डिस्कस किया था हाइड्रोजन फ्लोराइड को,
तो फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत बहुत ज्यादा है। तो उस केस में हम बात करते हैं कि फ्लोराइड आयन जो है वो ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हम इस कैरेक्टर को डिफाइन कर चुके थे पीरियोडिक टेबल के सेंस में। तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, और इन दी केस ऑफ टॉप टू बॉटम जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो बिल्कुल सेम बात है, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, ठीक है। न्यूक्लियस और वैलेंस के दरमियान में जो शेल्स हैं उनकी अमाउंट बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अब डिस्कस करते हैं मेटालिक कैरेक्टर्स क्या हैं। देखिए, जब हम मूव करते हैं ना लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो मेटालिक करैक्टर भी चेंज होता है। ऐसे एटम या ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, वो मेटालिक करैक्टर ज्यादा रखते हैं, और ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं उनका मेटालिक करैक्टर कम होता है। सो हम बात करते हैं कि टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर ज्यादा होता है, इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है। और बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल केस है कि जब हम बात करते हैं कि नॉन मेटालिक करैक्टर के, नॉन मेटालिक का मतलब कि गैसियस करैक्टर होगा। जब बात करते हैं लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है। नॉन मेटालिक करैक्टर में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज कितना होता है, मतलब कि जो भी एटम होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। और मेटालिक करैक्टर में हमने बात की थी जो भी एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने से रिमूव करवा सकते हैं। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। अब हम इन सारी प्रॉपर्टीज को जस्ट ग्रुप्स के वैल्यू पे डिस्कस करते हैं कि ग्रुप्स में ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे इफेक्ट करती हैं। देखिए, हमने एटॉमिक रेडियस की बात की थी, तो हमने कहा था जब टॉप टू बॉटम आते हैं ना तो ग्रुप डिफाइन होता है। तो ग्रुप डिफाइन होता है जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों होता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, लेकिन न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है फॉर द एक्सटर्नल, फॉर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के लिए, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसी वजह से जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर भी कम हो रही होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो भी बढ़ रही होती है। सो उम्मीद है कि आपको वो पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसलिए ये फाइनल हमारे पास एक कंसेप्चुअल लर्निंग का प्रोसेस है कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और एटॉमिक रेडियस कैसे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि हमारे पास लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है, और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम हो रहा होता है। और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो रही होती है और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो रही होती है। इस डायग्राम से आपको वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा होगा। और देखें, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और जब राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है। हमने बात की थी कि नॉन मेटालिक करैक्टर वो होता है जो एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जो एटम, उसको नॉन मेटालिक करैक्टर में काउंट किया जा सकता है। और मेटालिक करैक्टर में जो एटम कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसको मेटालिक करैक्टर में काउंट किया। जो तो ऐसा कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन्हें मेटल्स कह सकते हैं, और राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन्हें नॉन मेटल्स तो गैसेस होती हैं, मतलब हम उन्हें गैसेस कह सकते हैं, या इनके इंटरमीडिएट कुछ होते हैं हम उन्हें मेटलॉइड्स कह सकते हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे हम फर्दर मूव करेंगे केमिस्ट्री में तो हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नॉन मेटल और मेटल और मेटलॉइड्स क्या चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं समझने के लिए। उम्मीद है हमारा ये चैनल आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ये तमाम मटेरियल एक ऑर्गेनाइज वे में देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट करें mkmathsolution.blogspot.com। यहाँ पे आपको ये स्टडी मटेरियल के फोल्डर में सारा डाटा, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा मिलेगा, मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक, बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन find me in comment box and you can contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.